नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं 71वीं बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम, जिसका हम देखें पीटी एग्ज़ाम 13 सितंबर 2025 को आयोजित कराया गया था। उसमें जो करंट अफेयर्स है उस पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। यानी इसमें पूछे गए करंट अफेयर्स का सॉल्यूशन और एनालिसिस सहित यानी जो इस पर विस्तार से सॉल्यूशन का एक्सप्लेनेशन करते हैं। यह लेक्चर देखें तो आगामी देखें 12 अक्टूबर 2025 को आयोजित होने वाली अपर पीटी एग्ज़ाम यूपीपीएससी द्वारा आयोजित यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए को दृष्टि में रखते हुए लेक्चर अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए इस लेक्चर में देखते हैं। सबसे पहला जो करंट अफेयर्स का प्रश्न बनता है पहले नंबर से ही है कि यूएनडीपी की मानव विकास सूचकांक एचडीआई रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी। यह 2023 में कितनी रह गई थी? तो यह 72 ईयर्स रह गई थी। इसका आंसर सही है। यानी एचडीआई 2025 में जीवन प्रत्याशा क्या थी? 72 ईयर्स थी। इसमें देखें एचडीआई 2025 की रिपोर्ट के आधार पर देखें तो इसमें जो यह रिपोर्ट जो है 2023 की रिपोर्ट 2025 में जारी की गई थी। तो इसमें ध्यान दें कि यानी यह जून 2025 में जारी की गई थी। इसमें जो भारत की रैंक थी एचडीआई रैंक 130 थे, जो कि संयुक्त रूप से बांग्लादेश के साथ भारत की रैंक 130वीं रैंक थे। कभी कभार ये भी प्रश्न पूछ देता है कि यह मानव विकास सूचकांक जो है ये कौन रिपोर्ट जारी करता है? तो यूएनडीपी इसको जारी करता है। यहाँ पर कुछ अतिरिक्त नोट्स को देखना चाहें तो महत्वपूर्ण सूचकांक 2025 और भारत का स्थान। तो इसमें सूचकांक का नाम 2025 कुल रैंक कुल देश कितने हैं, पहली रैंक इसकी जारी करता कौन है? मानव विकास सूचकांक, जिसको अभी हम देख रहे थे पहले प्रश्न के रूप में। एचडीआई यूनियन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में 130वां स्थान भारत था 193 देशों में। यूएनओ में वर्तमान में 100 यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में 193 देश पंजीकृत हैं, जिसमें भारत का स्थान जो है एचडीआई मूल जो एचडीआई था 130वां स्थान। पहली रैंक आइसलैंड का है और जारी करता यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसके बाद सारी रिपोर्ट को देख सकते हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट WHR 2025 भारत का स्थान 158 147 में। फिनलैंड लगातार 8वीं बार पहले स्थान पर है, ऑक्सफोर्ड गैलप द्वारा जारी होता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक स्वतंत्रता है सूचकांक, यह देख सकते हैं। इसमें भारत का स्थान 151 180 देशों में 151। फर्स्ट स्थान नॉर्वे। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा इसको जारी किया था। हैंडले पासपोर्ट सूचकांक HPI 2025 में भारत का स्थान 77वां 199 देशों में। सिंगापुर पहले स्थान पर है, हैंडले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी होता है। इसके बाद ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स GFI 2025 में भारत का स्थान देखें चौथा है 145 देशों में। अमेरिका पहले स्थान पर ग्लोबल फायर द्वारा जारी। इसके आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक यानी EFI 2025 में भारत का स्थान 128 में 184 में। हांगकांग पहले स्थान पर हेरिटेज फाउंडेशन जो है जारी करता है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक GTI 2025 में भारत का स्थान 14वां है 163 देशों में। सबसे ज़्यादा प्रभावित बुर्किना फासो, यह पश्चिमी अफ्रीकी देश है, IEP द्वारा जारी होता है। वैश्विक नवाचार सूचकांक GH 2024 में भारत का स्थान 39वां 133 में। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर विको द्वारा जारी होता है। जलवायु जोखिम सूचकांक CRI 2025 इसमें देखें तो भारत का स्थान 6वां 171 में। डोमिनिका पहले स्थान पर जर्मन द्वारा जारी होता है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक इत्यादि सारे हम देख सकते हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट है। हालांकि प्रश्न पर HDI था, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट रूप से वैश्विक भोग सूचकांक भी इंपॉर्टेंट। भारत का स्थान 105वां है। कितने देशों में इसको देख सकते हैं। इसके बाद देखें भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक भारत का स्थान 96वां 180 देशों में। पहले स्थान पर डेनमार्क है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा। सतत विकास लक्ष्य इंपॉर्टेंट है, 99 भारत का स्थान है। फिनलैंड पहले स्थान पर है। वित्तीय समावेशन सूचकांक देख सकते हैं भारत का स्थान 67वां है। यह पूर्ण ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 3रा है, स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन है। वैश्विक शांति सूचकांक को देख सकते हैं भारत का स्थान 115वां है। वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक में देखें भारत का स्थान 131वां है, आइसलैंड पहले स्थान पर है। तो सारे को हम देख सकते हैं इसमें जो सूचकांक दिए गए हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न भी इसमें करंट अफेयर्स है। फरवरी 2025 में AI एक्शन समिट किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर पेरिस में। इसका आंसर जो सही बी है, पेरिस में। इसका आयोजन देखें तो 10 से 11 फरवरी 2025 में इसका आयोजन किया गया था और यह पेरिस के ग्रैंड पैलेस में इसका आयोजन किया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ देख सकते हैं। AI एक्शन समिट पेरिस फ्रांस में। यहाँ देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैड पेड एन ऑफिशियल विजिट टू फ्रांस 10 to 12 February 2025. This was Prime Minister Modi's sixth visit to France. France and India co-chaired the Artificial Intelligence Action Summit from 10 to 11 February 2025. The next AI Action Summit will be held in India. Important, very very important. जो अगला होगा यानी ये हमने देखा कि 2025 का जो हुआ फ्रांस में हुआ, जिसमें भारत co-chaired यानी सह मेजबान यानी इसके को-चेयर के रूप में पार्टिसिपेट किया। लेकिन अगला 2026 में जो होगा AI समिट वो भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन एडिशन दिस सेकंड इंडिया फ्रांस AI पॉलिसी राउंड टेबल वाज आल्सो हेल्ड ड्यूरिंग द समिट। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा जो करंट अफेयर्स के रूप में है 96वें एकेडमी पुरस्कार 2024 में एम्मा स्टोन को किस फिल्म मुख्य भूमिका के ऑस्कर पुरस्कार मिला था? तो इसका सही आंसर बी है, पुअर थिंग्स। इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन देखें तो ये है कि 96वां एकेडमी अवार्ड जिसको ऑस्कर के नाम से जाना जाता है, यानी 2024 का 96वां अवार्ड
या ऑस्कर के नाम से इसका आज नाश्ता लॉस एंजल्स अमेरिका में प्रत्येक वर्ष ये दिया जाता है। फरवरी या मार्च में इसका दिया जाता है। 2025 का भी दिया जाएगा 2026 में, ये 2024 के लिए है। सर्वाधिक अवार्ड जीते ओपेनहाइमर 7 अवार्ड ने। सर्वश्रेष्ठ फिल्म देखें ओपेनहाइमर है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सिलियन मर्फी ओपेनहाइमर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एम्मा स्टोन पुअर थिंग्स के लिए। यही प्रश्न पूछा गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ओपेनहाइमर के लिए। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द लास्ट शार्प निर्देशक बेन। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म यानी इत्यादि सब जानकारी इसमें देखा जा सकता है। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं तो यह किस गुजराती फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? तो कच्छ एक्सप्रेस है, यानी सही सीरा कच्छ एक्सप्रेस है। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 को भी देख लेते हैं, हालांकि 71वें का भी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है, उसको भी अपडेट कर देते हैं। तो 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 देखिए। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म आटम निर्देशक आनंद एकादशी। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म गुलमोहन निर्देशक राहुल बी चित्तेला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी फिल्म कांतारा के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नित्या मेनन मानसी पारेख। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुराज बड़जात्या फिल्म ऊंचाई के लिए। चलिए इसमें 2025 के लिए देखें 71वें 2023 के लिए 71वें जो राष्ट्रीय फीचर फिल्म अवार्ड दिए गए 2025 उसको देखते हैं। तो वर्ष 2023 के लिए भारत भर की सिनेमाएं उत्कृष्टता से सम्मानित करते 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की अधिकार घोषणा की गई। प्रमुख बिंदु में यह इसमें शामिल है। शाहरुख खान अपने 30 साल से अधिक करियर वाला राष्ट्रीय पुरस्कार उन्होंने जीता। इसमें देख सकते हैं इंपॉर्टेंट है। इसमें देखें क्या इंपॉर्टेंट है उसको देखें तो विजेता सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म 12वीं फिल्म को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुदीप्तो सेन दी करियर स्टोरी के लिए मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता देखें तो शाहरुख खान जवान के लिए, विक्रांत मैसी 12वीं फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी मिसेस चटर्जी बना नारी को दिया गया है। संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म देखें तो राखी और रानी की प्रेम कहानी किसी निर्देशक। सर्वश्रेष्ठ फिल्म देखें तो आत्मा पंपलेट। राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरण मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो सैम बहादुर रही। फीचर फिल्म पुरस्कार श्रेणी देखें। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कत्ले। सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म डीप फ्रिज। सर्वश्रेष्ठ मराठी फिल्म सियाची आई। सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि स्कोर पशु हर्षवर्धन रामेश्वर। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका शिल्पारा छलिया जवान के। सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक PVN रोहित बेबी तेलुगु के। सर्वश्रेष्ठ संपादन इत्यादि को देखा जा सकता है। इसमें करंट अफेयर संबंधित है। 5वां प्रश्न निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रमन मैगसेसे पुरस्कार हुआ? इसको भी अपडेट किया जाएगा क्योंकि 2024 का 2025 का भी दिया जा चुका है। 2025 में भारत का भी संगठन शामिल है। तो सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें निम्नलिखित में किस व्यक्ति या संगठन 2024 का रमन मैगसेसे प्राप्त हुआ है? तो फुत्सो कर्मा जो यह है 2024 का रमन मैगसेसे प्राप्त हुआ है। प्रश्न के हिसाब से देखें तो इसमें जो कुल 5 प्राप्तकर्ता थे, 3 इसमें स्वयं शामिल हैं। तो इस प्रकार से उपयुक्त में से एक से अधिक डी इसका आंसर सही हो जाएगा क्योंकि इन तीनों जो दिया गया 3 लोगों को इसमें शामिल है। 5 प्राप्तकर्ता थे। ये भूटान के फुत्सो कर्मा थे। रूरल डॉक्टर देखें तो ये थाईलैंड के थे। तो इसको एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं इस प्रश्न का भी। यहाँ पर देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन है कि 66वां रमन मैगसेसे पुरस्कार 2024 अभी 67वां दिया गया 2025 में। तो 66वां रमन मैगसेसे पुरस्कार 2024 इसमें पहले 5 लोगों पहले न्यूगिन थी ग्योंग फुओंग वियतनाम के, कर्मा फुत्सो भूटान के, मियाकी हयाओ जापान के भी दिया था। रूरल डॉक्टर्स मोहित थाईलैंड के, यानी तीनों ही दिए थे। फरविजा फरहान इंडोनेशिया के 5 लोगों को दिया गया था। यहीं पर इसको भी अपडेट करें 2025 का देखें। 2025 का 67वां जो दिया गया रमन मैगसेसे पुरस्कार उसमें 2025 में भारतीय फाउंडेशन एजुकेटर गर्ल्स यानी भारत का जो एक संगठन है भारतीय फाउंडेशन एजुकेट गर्ल्स को दिया गया। साथ ही मालदीव की महासागर संरक्षकवादी शाहिना अली को भी दिया गया रमन मैगसेसे पुरस्कार। तो इसमें भारत और मालदीव इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि भारतीय फाउंडेशन एजुकेटेड गर्ल्स को दिया गया, साथ ही मालदीव की महासागर संरक्षकवादी शाहिना अली को भी दिया गया। 67वां रमन मैगसेसे पुरस्कार 2025 पाने वाले में 2 संगठन और व्यक्ति शामिल थे। 6वां प्रश्न इसमें देखें तो आकाश तीर के बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें सही पूछ रहा है। तो आकाश तीर है क्या, ध्यान दें पहले कि आकाश तीर जो है इसरो और DRDO के सहयोग से बेल भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड जो है इसने डेवलप किया है, विकसित किया है। तो इसमें पहला प्रश्न सही है। आकाश तीर भारतीय सेना की एयर डिफेंस प्रणाली का मूल है और ये जो है अगले प्रश्न में शामिल है। अगले प्रश्न के रूप में यहाँ पर देखा जा सकता है, यानी स्वदेशी रूप से सैन्य प्रणाली का हिस्सा यहाँ पर C4ISR पर से तैयार करता है। तो इसमें पहला जो प्रश्न रहा आकाश तीर भारतीय सेना की एयर डिफेंस प्रणाली का मूल है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 7वां नंबर यह है, निम्नलिखित में से कौन से रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? तो इसमें देखें तो यह आपका उन्नत टोर्स आर्टिलरी गन सिस्टम भी शामिल है, अर्जुन टैंक भी शामिल है। तो इस प्रकार से उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। यह प्रश्न को भी देख लेते हैं। इसके बाद एक्सप्लेनेशन सभी का साथ में कर देते हैं। कौन से दिन होलोकास्ट मेमोरियल डे के रूप में मनाया जाता है? तो 27 जनवरी मनाया जाता है। सारे प्रश्नों को यानी 3 जो प्रश्न अभी हमने देखा इसका एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। इसमें देख सकते हैं कि सामर्थ्य भारत के रक्षा स्वदेशी प्रदर्शन का यहाँ स्वदेशीकरण का प्रदर्शन के अंतर्गत यहाँ देख सकते हैं सारी जानकारी इसमें दी गई है। सामर्थ्य इस सेलिब्रेशन ऑफ इंडिजियस एक्सीलेंस के अंतर्गत है। तो इसमें प्रदर्शित प्रमुख स्वदेशी वस्तुओं में शामिल कौन सा? एंटी क्राफ्ट मशीन गन का इलेक्ट्रो ब्लॉक है, पनडुब्बियों के लिए इलेक्ट्रिक मोबाइल पार्ट है, HMV यानी ये देख सकते हैं। इसमें प्रश्न में जो दिया गया था ये देख सकते हैं, ये भी शामिल है। रुद्रम सेकंड मिसाइल भी है, नौसेना एंटीशिप मिसाइल है, BPX सिंगल बोर्ड कंप्यूटर है, भारतीय उच्च तापमान मिश्र धातु यह है,
और यह सारे जो इसमें शामिल हैं। अगले प्रश्न के रूप में देखते हैं, तो यह इसका एक्सप्लेनेशन कौन सा होलोकॉस्ट मेमोरियल डे के रूप में मनाया जाता है, तो 27 जनवरी में देखा, यानी अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट दिवस देखें तो 27 जनवरी। इसमें ये क्यों मनाया जाता है? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान करीब 6 मिलियन यहूदी मत के लोग मारे गए थे, जिन्हें याद करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। विषय होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस फॉर डिग्निटी एंड ह्यूमन राइट्स, यह रहा इस बार का सही दिवस, यानी ये सब जानकारी इसमें एक्स्ट्रा है। प्रश्न देखते हैं, तो यह है बानो मुश्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला? तो इसमें हार्ट लैम्प है, यानी इंपॉर्टेंट है ये। पहली कन्नड़ जो है भाषा के लिए मिला था बानो मुश्ताक को, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लें हार्ट लैम्प का। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है कि इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025, इसमें लेखिका बानो मुश्ताक रहीं, अनुवादक इसकी दीपा भास्ती रहीं। पुस्तक हार्ट लैम्प लघु कथा संग्रह, ये भाषा कन्नड़ में, कन्नड़ भाषा के लिए परिवार को अवार्ड मिला है। दोनों लोगों के बीच में जो है पुरस्कार राशि समारोह से वितरित कर ली गई, इन्हें बांट दी गई। देखते हैं 10वां नंबर है, हालांकि यह करंट अफेयर्स से जुड़ा नहीं, लेकिन फिर भी इसको करंट अफेयर्स के रूप में ही उपयोग किया गया है। सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई, लेकिन कौन सी उसमें शामिल है? सिंधु नदी जो समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में किया गया था, इसमें 6 नदियां हैं। सिंधु जो सबसे बड़ी नदी है, सबसे ऊपर की तरफ उत्तर की तरफ सिंधु नदी है, इसके बाद उसमें 5 नदियां उससे संलग्न है, और सिंधु के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो चिनाब नदी है। चिनाब नदी में सारी नदियां आकर मिलकर सिंधु नदी में पुनः चिनाब नदी मिल जाती है, और सिंधु नदी जो है अंत अरब सागर में मिल जाती है। तो इसमें देखें कह रहा है कौन सी नदियां शामिल नहीं है? सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई हैं, इसमें कौन सी नदी शामिल नहीं है? भारत को आवंटित नदियों में देखें तो आपका रावी, सतलज, यानी चिनाब जो है, हालांकि दोनों के बीच में है, रावी, सतलज और ब्यास जो नदी भारत को आवंटित की गई है। तो इसमें देखें रावी है, सतलज है और ब्यास जो भारत को आवंटित है, जबकि झेलम जो है पाकिस्तान को, यानी सिंधु, झेलम और रावी जो है वह पाकिस्तान को आवंटित है। हालांकि रावी भारत को भी, उस पर जो परियोजनाएं कई बनाई गई भारत द्वारा बनाया गया है, इसमें समझौता के तहत जो है उस पर कई विवादित परियोजनाएं, जिसमें दुल्हस्ती, सलाल परियोजना, बलाघाट परियोजना, यह जो है भारत द्वारा बनाया गया चिनाब नदी पर, दोनों का उस पर जो है अधिकार क्षेत्र है। तो इसमें जो है रावी, सतलज जो है, इसमें कह रहा कौन सी नदियाँ शामिल नहीं है? तो कौन सी नदी शामिल नहीं है, मतलब झेलम शामिल नहीं है, क्योंकि सबसे ऊपर देखें, सबसे ऊपर जो आपका है वो सिंधु है, सिंधु के नीचे यही झेलम आती है। तो दूसरी नदी झेलम है, तो यह पाकिस्तान को क्योंकि ऊपर है, यानी उत्तर की नदियाँ हैं। और पूर्व की तरफ नदियों में देखें, इसको पश्चिम की नदियाँ कह सकते हैं, क्योंकि भारत को पूर्वी के रूप में कहा गया, तो पश्चिमी भाग की नदियों में पहला जो आपका सिंधु है, दूसरा झेलम है, इसके बाद तीसरा रावी है। 3 नदियाँ हो गई, 3 भारत को हैं, जिसमें रावी, सतलज और ब्यास नदियाँ शामिल हैं। तो इसका ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं, इसका सही आंसर ए है, इसमें शामिल में झेलम शामिल नहीं है। जानकारी इसमें ऐड करना चाहें तो देखें, जो ब्यास नदी पर बांध बनाया गया, प्योंग बांध बनाया गया, जिसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, यानी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान को इस प्योंग बांध से जो होती है वो पानी मिलता है, जो कि ब्यास नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो यह करा UNDP द्वारा विकसित क्षमता गरीबी, यानी कैपेसिटी पॉवर्टी मेजर, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हमने देखा था HDI, ये रिपोर्ट जारी करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो 1990 से जारी करता है। तो हालांकि हमने उसमें एक्सप्लेनेशन कर लिया था, तो इसमें पूछ रहा है कौन सी कथन सही? तो पहला सही है CPM, यानी कैपेसिटी पॉवर्टी मेजरमेंट में स्वास्थ्य और पोषण कमी के प्रतिनिधित्व के रूप में बाल कुपोषण को शामिल किया गया है, तो ये शामिल है, यानी इसमें जो है हालांकि कई रूपों में दिया है, तो पहला सही है, पहला सही। इसके बाद भी हमें देखना है कौन से सही इसमें है। इसका सही आंसर ए है, यानी पहला दूसरा सही है। शिक्षा और ज्ञान के अभाव को दर्शाने के लिए महिला निरक्षरता को शामिल किया गया है, इसमें शेष इसमें शामिल नहीं है। प्रश्न को भी देख लेते हैं, इसके बाद एक्सप्लेनेशन साथ में कर लेते हैं। इसमें देखेंगे कितने कौन सी वस्तु या वस्तुएं अप्रैल से सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में शामिल नहीं है। ध्यान रखना, इसमें नहीं पूछ रहा है। तो पेट्रोलियम उत्पाद है, बासमती चावल है, लौह और इस्पात ये शामिल नहीं है, यानी टॉप 10 वस्तुओं में शामिल देखें तो आपका पेट्रोलियम उत्पाद है, बासमती चावल है, लोहा और इस्पात जो इसमें शामिल है, 20 का आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद 13वां को भी देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन साथ में करते हैं सबों का। तो इसमें देखें 13वां भारतीय वंश रिपोर्ट 2023-24 यानी ISFR 2023 के अनुसार इसमें जो सत्य है वो सी है। सी में सबसे अधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र राज्य में पाया गया, महाराष्ट्र में सबसे अधिक वृक्षावरण, पहले स्थान महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर राजस्थान है, तीसरे स्थान पर जो उत्तर प्रदेश है यूपी स्पेशल के लिए महत्वपूर्ण है कि जो सर्वाधिक वृक्षावरण है वह उत्तर प्रदेश में तीसरा सर्वाधिक पाया गया है। तो इसका सी आंसर सही है। इसका क्वेश्चन साथ में करते हैं। इसके बाद 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में से किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी थी? तो इसमें आयरलैंड की हिस्सेदारी भारत से अधिक थी। इसका एक्सप्लेनेशन साथ में कर लेते हैं। तो देख लेते हैं भारत वंश रिपोर्ट 2023 जो ISFR 2023 के अनुसार सी इसका आंसर सही है। इसके यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय वन सर्वेक्षण SI की 18वीं वार्षिक द्विवार्षिक भारत रिपोर्ट यहाँ पर देखा जा सकता है। कुल वन एवं वृक्ष आवरण देखें 2021 में यह था और 2023 में देखें तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको आप नोटेड पॉइंट पर रखें। 25.17% रहा। वृद्धि कितनी की हुई इसको भी देख सकते हैं, इतनी की वृद्धि है। शुद्ध वन आवरण देखें तो 21 शुद्ध वन जो 21.71% रहा और इसमें वृद्धि की गई, यानी इस बार 21.76% रहा। इसमें देखें तो इतने की वृद्धि हुई, इसको भी देख सकते हैं आप।
इसके बाद सबसे अधिक वन आवरण वाले शीर्ष 3 राज्य को और सबसे अधिक वृक्ष आवरण वाले शीर्ष राज्य को यहाँ पर देखा जा सकता है। तो शीर्ष वाले में देखें तो पहले स्थान पर आपका जो है इसमें महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर राजस्थान, तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश। ये प्रश्न पूछा था। प्रतिशत के रूप में इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पर क्षेत्रफल के रूप में देखें तो मध्य प्रदेश पहले स्थान, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पर क्षेत्रफल के रूप में यह है। और सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण दोनों के रूप में देखें सबसे अधिक मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। प्रतिशत के रूप में देखें तो लक्षद्वीप, फिर मिजोरम, इसको आने को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। तो इन ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट विच कंट्री शेयर्ड मैक्सिमम देन इंडिया के रूप में देखें तो पहले स्थान पर जो है वो यानी यहाँ पर देखें 2024 के आपको क्वेश्चन संयुक्त अमेरिका सेवा निर्यात मिलियन अमेरिकी डॉलर के आधार पर देशों की सूची देखें तो संयुक्त अमेरिका पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर यूनाइटेड, तीसरे जर्मनी, चौथे स्थान पर आयरलैंड प्रश्न में दिया गया तो भारत से अधिक है। इसके बाद फ्रांस, सिंगापुर, चीन, 8वें स्थान पर भारत है। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सीपीएम के रूप में जो प्रश्न पूछा था यानी पॉवर्टी कैपेसिटी पॉवर्टी मेजरमेंट। सीपीएम 3 बुनियादी क्षमताओं का विचार करता है। पहला सुपोषित यानी सुपोषित और स्वास्थ्य, पहला देखें तो सुपोषित और स्वास्थ्य पर। इसके बाद स्वस्थ प्रजनन क्षमता की कमी पर। दूसरा महिला निरक्षरता प्रदर्शित करता है। तो महिला निरक्षरता भी इसमें शामिल था और सुपोषण भी इसमें शामिल था, जिसमें इस मामले में 5 साल से कम उम्र के कम वजन वाले बच्चों के अनुपात प्रदर्शित करता है। दूसरा हमने देखा था समय सूचकांक महिलाओं का अभाव जोड़ देता है। यहाँ पर महिलाओं का अभाव परंपरा समाज मानव विकास करता है, यानी इसमें जो है महिला निरक्षरता भी इसमें शामिल है। तो इसको देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट सीपीएम पर आधारित है जो कि यूनिटी का मेजरमेंट है। इसके बाद कुछ और करंट अफेयर्स को इसमें शामिल करते हैं। देखें 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक सड़कें यानी अधिक निर्मित सड़क की लंबाई थी तो पहले स्थान महाराष्ट्र, यानी इसका आंसर जो सही महाराष्ट्र है। यानी याद रखना किसके लिए पूछ रहा है, भारतमाला परियोजना के अंतर्गत। तो सबसे अधिक लंबाई महाराष्ट्र में बनी है, यह 1837 किलोमीटर महाराष्ट्र में बनी है। दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, यानी मध्य प्रदेश विकल्प नहीं दिया है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, इसमें जो 1407 किलोमीटर की लंबाई बनी है। तीसरे स्थान पर तमिलनाडु आता है, तीसरे तमिलनाडु जिसमें 1185 किलोमीटर जो है इस परियोजना के तहत निर्मित सड़क की लंबाई है 1185 किलोमीटर। तो टॉप 3 रहे 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के अंतर्गत, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें 20वां प्रश्न है, NFSH5 के आंकड़ों को में से किस राज्य ने 2019-20 में 6% कम आबादी की बहुआयामी रूप से गरीबी के रूप में दर्ज किया गया। तो इसमें जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश दोनों हैं, यानी इसमें जम्मू कश्मीर भी दिया है, हिमाचल प्रदेश भी है, तो इसलिए एक से अधिक ग्रुप में एक से अधिक हो जाएगा। यही दोनों राज्य भी शामिल थे, दोनों को इसमें दे दिया है, तो इससे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो 19वां प्रश्न में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, हालांकि इसको वर्तमान के दृष्टिकोण से देखें, हालांकि 2024 का दिया है, वर्तमान में देखें तो 698.26 करोड़ रुपए सितंबर 5 सितंबर 2023 का देखें तो 698.26 अरब डॉलर यह भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। उस दौरान देखें तो ये स्थिति थी ए और बी, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक है, यानी ये दोनों स्थितियाँ सही थी दिसंबर 2024 यानी के हिसाब से। इसको हम इसका एक्सप्लेन करें तो इसका 16 नंबर का प्रश्न ये आपका बनेगा। इसमें बी राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान NIUA, इसका आंसर सही बनेगा। अगले प्रश्न में इसमें देख सकते हैं यह दिया गया है, हालांकि इसमें देखें तो यह करंट अफेयर से नहीं संबंधित है, इसलिए इस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि इस पर चर्चा करना ही चाहें तो देखें यह जो यूविन दिया है, तो यूविन का मतलब होता है एक नागरिक केंद्रित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम UIP के तहत सभी गर्भवती महिलाओं बच्चों के सभी टीकाकरण कार्यक्रम को रिकॉर्ड करता है। इसमें 12 टीकाकरण निवारण रोगों के विरुद्ध ये जो यूविन पोर्टल का उपयोग होता है। इसमें पूछ रहा कौन सही नहीं है, तो इसमें बी सही नहीं होगा। माता पिता और बच्चों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खातों का निर्माण की सुविधा प्रदान करता है। इसमें जो है सभी जो है गर्भवती महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, इसमें पिता से कोई मतलब नहीं है, तो यह इसमें गलत हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये आपका जो है बी इसका गलत हुआ। अगला प्रश्न इसमें 21 नंबर देखें तो यहाँ सूची बना दिया है। सूची का मतलब ये हो गया, इसमें देखें तो नवंबर 2021 में ग्लासगो COP26 लॉन्च किया गया था, इसमें लाइव पॉल थी, यानी सी का 4 यदि हम कर दें तो अपने आप सही हो जाएगा प्रश्न। सी का 4 देखें तो ये सी वाले में है, सी में ही सी का 4 है, तो ए का 2 हो जाएगा। इन सारे प्रश्नों को हम मिलाना चाहें तो ए का 2 का मतलब प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार पेटी योजना 2 से मैच करेगा। और इसके बाद इसमें देखें तो बी का 1 होगा, यानी तटरेखा आवास और मुफ्त आय के लिए मैग्रो पहल जो है 1 है, यानी 2023-24 केंद्रीय बजट में पेश किया गया है। सी का 4 हमने देख लिया, सी का 4 संबंधित राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी NCP, ये जो है राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में 2019 में लॉन्च किया गया था। इसमें दिया क्या गया, COP26 दिया है, वर्तमान में देखें तो COP30 का आयोजन किया जाना है। COP30 का आयोजन COP29 का हो चुका है, जो कि प्रश्न में कहीं संदर्भित होगा, कहीं न कहीं प्रश्न में, लेकिन COP30 देखें अपडेट जो ये कर लेते हैं। COP30 का आयोजन जो किया जाना है वो 30 से 21 नवंबर 2025 को ब्राजील के बेलोम में किया जाएगा। COP30 का आयोजन किया जाएगा। COP26 इसमें दिया गया जो ग्लासगो में था, और COP29 जो बाकू में आयोजन किया गया था, COP29 2024 का, जो कि अजरबैजान में है। अगले प्रश्नों को इसमें शामिल करते हैं। तो देखें 25 नंबर को इसमें लेते हैं। तो भारतीय सीमेंट उद्योग संघ में कौन से कथन सही है, तो इसमें पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। भारत दुनिया में सबसे बड़ा सीमेंट का उत्पादक नहीं, तो इसके बाद पहला हो गया, इसके बाद तीसरा भी सही इसमें है, 1-3 का मतलब सी इसका आंसर सही है। इसके बाद इसमें देखें देश के सकल मूल्यवर्धित में सूक्ष्म और लघु उद्यमों की हिस्सेदारी 2021-22 में ये जो आपका है 27.3 से बढ़कर 30.1% हो गया, यानी 20 का आंसर सही बनेगा। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कितने से विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार नीतिगत परिणाम नहीं है,
इसमें शामिल कौन है इसको देखें तो दूरदर्शी जो है अनुसंधान इसमें शामिल है। इसके बाद नवाचार अनुसंधान पर जोर दिया जाएगा। साम्यवादी प्रक्रिया इसमें ज्ञान का लोकतांत्रिकरण, वैश्विक प्रतिस्पर्धा इसमें शामिल है। तो इसमें देखें एक राष्ट्र एक सदस्यता इसमें नहीं है, अटल निवेशन एक से अधिक जो इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। इसके बाद यहाँ देख सकता है वार्षिक PLSF 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार क्या है इसको देख सकते हैं। PIB के माध्यम से इस रिपोर्ट को देखें तो यह आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी PLSF वार्षिक रिपोर्ट जुलाई 2023 से जून 2024 के बीच में दिया गया है। इसके मुख्य निष्कर्ष को इसमें शामिल किया गया है। सारे निष्कर्ष को इसमें आप देख सकते हैं, ये सारे इसमें रिपोर्ट जारी की गई है। आखिरी में भी कुछ करंट अफेयर्स पूछे गए हैं, हालांकि शुरुआत और आखिरी में पूछे गए, तो आखिरी के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को इसमें शामिल करते हैं। निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में यानी 12 मई 2025 को मृत घोषित कर दिया गया? इसका सही आंसर याला ग्लेशियर है। याला ग्लेशियर जो है लांगटांग घाटी में है, इसको मृत घोषित कर दिया गया 12 मई 2025 को याला ग्लेशियर जो नेपाल में है लांगटांग घाटी में इसको मृत घोषित कर दिया गया। इसका सही आंसर बीरा याला ग्लेशियर है। तो एक आखिरी प्रश्न में करंट अफेयर्स पूछा गया, इसको देखते हैं। नीचे से देखा जाए 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हान कांग के उपन्यास द वेजिटेरियन को कौन सा अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो 2016 में इनको प्राप्त हुआ था इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जो है 2016 में दिया गया था इस बुक के लिए हान कांग को, जो कि 2024 में ये जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने में सफल रहे हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यह है करा 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संघ के समझौते पर सहमति बनी थी। तो इसमें सहमति जो बनी थी इसको देखें तो इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि इसमें यह आपका जो है सी है विकसित देशों 2035 तक प्रति वर्ष कम से कम $300 बिलियन देने की अपील की गई थी विकासशील देशों को, यानी इसका सार इस रूप से देख सकते हैं कि इसमें COP29 जिसका आयोजन देखें तो यह कहाँ किया गया था? बाकू में आयोजित किया गया था। जो COP29 था यह, इसमें देखें मुख्य रूप से जो बात कही गई थी एक नया जलवायु वित्त लक्ष्य स्थापित करना था इसमें, जिसमें 2035 तक विकसित देशों को विकासशील देशों को प्रति वर्ष कम से कम $300 बिलियन की सहायता देने की बात कही गई थी। इसके अलावा नवीनीकरण ऊर्जा और जीवाश्म ईंधन वृद्धि, इसके बाद कार्बन बाजार, चौथा अनुकूल वित्त का भी इसमें प्रावधान किया गया था। अभी हमने देखा कि COP जो 30 होगा लेटेस्ट अभी आयोजन किया जाएगा 10 से 21 नवंबर 2025 को ब्राजील के बिलो में आयोजित किया जाएगा। COP 30 होगा। तो 148वां, इसके बाद 147वां देखते हैं। यह कह रहा है COP यानी G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सत्य है? यानी ये ध्यान रखें कि 18वां जो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था भारत में आयोजित किया गया था G20 का, और 19वें का आयोजन हो चुका है। 19वां देखें जो नवंबर 2024 में आयोजन हुआ था 18वां भारत में। इसके बाद 19वां जो हुआ था वह ब्राज़ील के रियो जेनेरो में किया गया था नवंबर 2024 में। 20वां का आयोजन अभी किया जाना है। 20वें जो है G20 का आयोजन जो है 22 से 23 नवंबर 2025 को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया जाएगा। और 18वां G20 सम्मेलन जो है 9 से 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में किया गया। इसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम रखी गई थी। तो इसमें देखें क्या कह रहा है कि यह रियो जेनेरो में आज गलत है, क्योंकि 19वां रियो जेनेरो भारत में इसका विषय कर दिया गलत है। इसमें देख सकते हैं हमने वसुधैव कुटुंबकम लिखा था, रियो जेनेरो घोषणा पत्र और पत्र ये भी गलत हो, पर इसमें कोई नहीं सही, इसका सही बनेगा। इसका इसरो के GSL भी या 15 मिशन के बारे में क्या सत्य है इसको भी देख सकते हैं कि यह भारत का 6वां मिशन था, और इसे NVS-2 जो यानी इसमें NVS-02 उपग्रह को लेकर गया, सही है, जो कि नाविक जो है भारत का जो संचार उपग्रह है, बल्कि इसको कर सकते हैं जिस प्रकार से गूगल मैप होता है, इस पर नाविक जो मैप के रूप में भारत का सर्वेक्षण करता है यानी जानकारी देता है। तो नाविक का विस्तार किया गया था इससे। इस रिकॉर्डर से इसरो का 100वां गलत था, 100वां मिशन था, यानी C इसका सही है, उपरोक्त में 1 से अधिक इसका सही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए भी। तो इसको देख सकते हैं ये 100वां मिशन था। और प्रक्षेपित कब किया गया था? ये 29 जनवरी 2025 को, यानी 2025 में ये 100वां मिशन, यानी 29 जनवरी 2025 को इसका प्रक्षेपण किया गया था। 100वां मिशन था, 2025 का पहला प्रक्षेपण यह था जो कि 100वां था, और ये A और C इसमें सही है। इसके बाद 145 देखें तो आपका 145 प्रश्न ये बनता है। 145 प्रश्न को देखें, यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का अस्थायी नारा क्या है? तो यूनाइटेड बाय म्यूजिक, यानी म्यूजिक से एकजुटता इसका नारा था। अगला इसमें देखते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें यह बनता है कि 144 से भी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम क्या है जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर दिवस घोषित किया था? 14 अप्रैल को B.R. अम्बेडकर दिवस, इनकी जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है B.R. अम्बेडकर जी, तो ये घोषित किया था। इनके नाम को देख लें तो एरिक एडम्स जी हैं, यानी एरिक एडम्स जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 20 का आंसर सही हुआ। ये कहाँ के मेयर हैं? ये न्यूयॉर्क सिटी के मेयर, इनका नाम क्या है? एरिक एडम्स हैं। इन्होंने क्या किया? 14 अप्रैल 2025 को B.R. अम्बेडकर दिवस घोषित किया। कहाँ पर? अमेरिका में। अगले करंट अफेयर्स के रूप में 143वें प्रश्न को देखते हैं। तो उस 16वीं सदी की बावड़ी का क्या नाम है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया है? तो 143 का जो सही आंसर बनेगा वह है राजों की बावड़ी, यानी राजों की बावड़ी ये है, यानी दिल्ली के मेहरौली पुरातत्व पार्क में स्थित है राजों की बावड़ी।
इसको शामिल किया गया, सहयोग से संरक्षित किया जाएगा। ये 16वीं सदी की बावड़ी है जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया, राजू की बावड़ी, जो कि दिल्ली के मेहरौली पुरातत्व पार्क में ये स्थित है। अगला प्रश्न इसमें अफ्रीकांश अपराय क्या है। इसमें सारे लोग शामिल हैं क्योंकि अफ्रीका में देखने को मिला कि 54 देश, सबसे ज़्यादा देश जो यहीं पर हैं, तो ये सारे इसमें एक से अधिक जो इसमें शामिल हो जाएंगे। इसके बाद इसमें देख सकते हैं ये है। इसके बाद ये सब करंट अफेयर के अंतर्गत नहीं आएंगे, ये आपका जो जीके ग्रुप में जाएगा, ये जीके पार्ट ग्रुप में है, जीएस ग्रुप में, इसमें बिहार स्पेशल ग्रुप में पूछा गया है। तो इतने करंट अफेयर्स थे ये।